ये केवल वकीलों के लिए लिखे गए शब्द नहीं है राधिका। ये 1947 के उस खूनी इतिहास का दस्तावेज है जब लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। ट्रेनों की छतों पर बैठे हुए वो लोग, आंखों में डर और दिल में एक ही सवाल, क्या हम भारत के नागरिक हैं? सोचो, 1947 का वो मंजर। एक लकीर खिंच गई, रैडक्लिफ लाइन। कल तक जो लाहौर हमारा था, आज वो पराया हो गया। कल तक जो ढाका अपना था, आज वो विदेशी जमीन थी। ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये तय करना कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा तब भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। इसीलिए आर्टिकल्स 5, 6, 4 और 8 को फ्रेम किया गया है ना सर, ताकि उस वक्त की इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल, और यहीं से हमारा पहला एग्जाम पॉइंट बनता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी अक्सर यहां फंसाते हैं। याद रखना, संविधान का भाग 2 केवल 26 जनवरी 1950 के समय की नागरिकता की बात करता है। ये भविष्य की नागरिकता यानी एक्विजिशन एंड लॉस आफ्टर 1950 की परमानेंट व्यवस्था नहीं करता। वो काम संसद पर छोड़ा गया है। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में एक सवाल आया था जिसने अच्छे स्टूडेंट्स को घुमा दिया था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल एक नागरिकता और एक निवास है, यानी with reference to India, consider the following statements. 1. There is only one citizenship and one domicile. राधिका, क्या भारत में राज्यों का अलग डोमिसाइल होता है? नहीं सर, भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता और सिंगल डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है। हम ब्यावर या बिहार के निवासी हो सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल सिर्फ भारत का होता है। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। शाबाश, यही क्लैरिटी चाहिए। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप और डुअल डोमिसाइल होता है, लेकिन भारत में हम एक हैं। ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का प्रतीक है। अब चलो थोड़ा टेक्निकल होते हैं। आर्टिकल 5, द बेसिस ऑफ डोमिसाइल यानी अधिवास का आधार, उन लोगों के लिए था जो भारत की जमीन पर पहले से मौजूद थे, जिनका घर, जिनकी आत्मा यहीं थी। इसके लिए 3 शर्तें थी, और राधिका, तुम्हें ये शर्तें जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 और बीपीएससी में इसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। आर्टिकल 5 के तहत नागरिक बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना अनिवार्य था, और उसके साथ इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए। बॉर्न इन इंडिया, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, आइदर पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल यानी 1945 से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। सर, ये तीसरी शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, 5 साल का निवास। इसका मतलब है कि जो लोग बंटवारे की आग से दूर थे, जो पीढ़ियों से यहीं थे, उन्हें आर्टिकल 5 ने सुरक्षित कर दिया। बिल्कुल, लेकिन असली ड्रामा, असली दर्द और असली सिनेमा तो आर्टिकल 6 और 7 में छिपा है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो उन रेफ्यूजीज यानी शरणार्थियों की कहानी कहते हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर भागे थे। अब देखो, द माइग्रेशन ट्रेजेडी यानी आर्टिकल 6 एंड 7। कल्पना करो राधिका, पाकिस्तान से एक ट्रेन आ रही है, उसमें लोग भरे हुए हैं, कुछ छत पर, कुछ खिड़कियों से लटके हुए। वे भारत आ रहे हैं, उम्मीद लेकर। आर्टिकल 6 इन्हीं लोगों के लिए है, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। लेकिन यहां संविधान निर्माताओं ने एक तारीख को पत्थर की लकीर बना दिया। वो तारीख थी 19 जुलाई 1948 यानी 19 जुलाई 1948। क्या तुम बता सकती हो राधिका, ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसे आरपीएससी आरएएस 2013 और एसएससी सीजीएल में कई बार इनडायरेक्टली पूछा गया है। जी सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यही वो तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था। उससे पहले कोई भी बेरोक टोक आ जा सकता था, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों को परमिट लेना पड़ता था। बिल्कुल, यही है वो बारीक धागा। तो आर्टिकल 6 2 हिस्सों में बंट गया। केस ए, बिफोर 19 जुलाई 1948, जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए वो अपने आप नागरिक बन गए, बशर्ते वो तब से भारत में रह रहे हों। केस बी, आफ्टर 19 जुलाई 1948, जो लोग इस तारीख को या इसके बाद आए उन्हें नागरिकता पाने के लिए 6 महीने भारत में रहना पड़ा और फिर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ा। लेकिन राधिका, इससे भी ज्यादा दर्दनाक कहानी आर्टिकल 7 की है। ये उन लोगों की कहानी है जो भटक गए थे। सोचो, मार्च 1947 में दंगे शुरू हुए। डर के मारे कुछ मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो जमीन उनकी नहीं है। उन्हें वहां भी मुहाजिर कहा गया। वे वापस अपने वतन भारत लौटना चाहते थे।
आर्टिकल 7 कहता है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे सर? क्या वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी? संविधान निर्दयी नहीं है राधिका, उसमें हमेशा एक प्रोविजो यानी परंतुक होता है। आर्टिकल 7 ने कहा, अगर ऐसा व्यक्ति रीसेटलमेंट परमिट लेकर वापस भारत आता है तो उसे आर्टिकल 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाला प्रवासी माना जाएगा। उसे भी 6 महीने रहना होगा और फिर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये सवाल एमपीएससी राज्य सेवा मेंस में स्टेटमेंट के रूप में आया था। आर्टिकल 7 ओवरराइड्स आर्टिकल 5 एंड 6, यानी अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5 और 6 पर भारी पड़ता है। इसका मतलब अगर आप पाकिस्तान चले गए तो आर्टिकल 5 का जन्मसिद्ध अधिकार भी आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आप परमिट लेकर वापस ना आ जाए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्लोबल इंडियन, यानी आर्टिकल 8। अब नज़र भारत की सीमाओं से बाहर ले चलो। आज जिसे हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, उसकी नींव आर्टिकल 8 में है। उस समय भी हजारों भारतीय मलाया, बर्मा और अफ्रीका में थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका भी योगदान था। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वो विदेश में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे सर? उसे उस देश में भारतीय दूतावास यानी डिप्लोमैटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव में खुद को रजिस्टर करवाना होगा। ये प्रावधान आज के ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का वैचारिक पूर्वज यानी आइडियोलॉजिकल एंसेस्टर है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है द पार्लियामेंट्स पावर, यानी आर्टिकल्स 9, 10 एंड 11। अब हम संविधान के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 9 ये एक लाइन का डेथ सेंटेंस है डुअल सिटीजनशिप के लिए। नो डुअल सिटीजनशिप। अगर आपने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी क्षण खत्म। एसएससी सीजीएल 2019 और रेलवेज एनटीपीसी 2021 में ये सीधा सवाल आया था, किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? जवाब है अनुच्छेद 9। आर्टिकल 10 आपको सुरक्षा देता है। ये कहता है कि आपकी नागरिकता आपसे कोई मनमर्जी से नहीं छीन सकता। ये केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून यानी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के तहत ही छीनी जा सकती है। और यह है सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद। इसने संसद को ब्रह्मास्त्र दिया। संविधान ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, भविष्य की नागरिकता संसद बनाएगी। इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। राधिका, अब तक जो हमने पढ़ा वो इतिहास था 1950 तक। अब जो हम पढ़ेंगे वो वर्तमान और राजनीति है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये एक्ट अब तक 6 बार संशोधित हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है और एक वोट बैंक है। अब देखो, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्विजिशन यानी नागरिकता प्राप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीकों से नागरिकता देने की बात करता है। इसे हम कोड वर्ड ब्रांड से याद रख सकते हैं, लेकिन क्रम थोड़ा अलग है। बर्थ यानी जन्म, डिसेंट यानी वंश, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण या देशीकरण और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि। सर, ये बाय बर्थ में तो बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले कहते थे जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय, फिर नियम बदल गए। इसे क्लियर कर दीजिए प्लीज। देखो राधिका, भारत ने जस सोलाय यानी भूमि का अधिकार से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे हम जस सैंग्विनिस यानी रक्त का अधिकार की तरफ बढ़ गए। इसे 3 फेजेस यानी चरणों में समझो। ये यूपीएससी मेंस और आरएएस इंटरव्यू के लिए बहुत क्रिटिकल है। फेज 1 इसका समय था 26 जैन 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। ये भारत का उदारवादी दौर था। अगर आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ तो आप भारतीय हैं, चाहे आपके माता पिता कोई भी हों, भले ही विदेशी हों या अवैध प्रवासी। फेज 2 इसका समय था 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक। यहां हमें घुसपैठ का डर सताने लगा, खासकर बांग्लादेश से। संसद ने 1986 में संशोधन किया। अब नियम बना, जन्म भारत में हो प्लस माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। फेज 3 इसका समय था आफ्टर 3 दिसंबर 2004 तक। ये सबसे सख्त दौर है 2003 के संशोधन के बाद। अब नियम है, जन्म भारत में हो प्लस दोनों माता पिता भारतीय हों और एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ओह, तो 2004 के बाद अगर कोई अवैध प्रवासी भारत में बच्चे को जन्म देता है तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। ये कदम अवैध प्रवास को रोकने के लिए उठाया गया था।
अब बाय डिसेंट को देखो। पहले 1950 से 1992 तक हमारा कानून पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल था। विदेश में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलती थी जब उसका पिता भारतीय हो। माता के भारतीय होने से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन महिलाओं ने संघर्ष किया। 1992 में संशोधन हुआ। अब माता या पिता यानी ईदर पेरेंट में से कोई भी भारतीय हो तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 2004 के बाद विदेश में पैदा हुए बच्चे का जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया। सर, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में क्या अंतर है? दोनों में तो विदेशी ही नागरिक बन रहे हैं। बहुत बारीक अंतर है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से खून का रिश्ता या शादी का रिश्ता है, जैसे PIOs यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या वो विदेशी जो भारतीय से शादी कर लें। इनके लिए शर्त है 7 साल का निवास। नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण ये पूरी तरह से विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मदर टेरेसा या अदनान सामी। इनके लिए शर्त है 12 साल का निवास यानी 11 साल प्लस आवेदन से पहले 1 साल लगातार। और हाँ, उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहीं पर CAA 2019 ने खेल बदल दिया। उसने इस नेचुरलाइजेशन के समय को कुछ खास लोगों के लिए बदल दिया, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले बताओ, नागरिकता जाति कैसे है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 और 10 के तहत 3 तरीके हैं नागरिकता खोने के। रिनंसिएशन यानी स्वैच्छिक त्याग, मैं अपनी मर्जी से छोड़ता हूं। ध्यान रहे, अगर युद्ध चल रहा हो तो सरकार इसे रोक सकती है। टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी, जैसे ही आपने दूसरे देश का पासपोर्ट लिया, भारत की नागरिकता टाटा बाय बाय। और आर्टिकल 9 का स्टैट्यूटरी रूप। डेप्रिवेशन यानी वंचित करना, ये सजा है अगर आपने नागरिकता धोखे से, फ्रॉड से ली हो, संविधान के प्रति अनादर यानी डिसलॉयल्टी दिखाया हो, या युद्ध के दौरान दुश्मन का साथ दिया हो। सर, UPSC प्रीलिम्स 2021 में एक स्टेटमेंट था, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी एक बार नागरिकता मिल गई तो छीनी नहीं जा सकती। और वो स्टेटमेंट गलत था, इनकरेक्ट। सरकार बिल्कुल छीन सकती है, खासकर अगर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है और उसे 5 साल के भीतर किसी देश में 2 साल की सजा हो जाए। नागरिकता कोई अमर पट्टा नहीं है। अब हम उस टॉपिक पर हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। राधिका, इस एक्ट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से समझो। ये एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव करता है। ये अवैध प्रवासी यानी इल्लीगल माइग्रेंट की परिभाषा को बदलता है। सर, इसके मुख्य प्रावधान यानी की प्रोविजंस क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? नोट करो, ये 3 देशों से आए 6 समुदायों के लिए है। कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मुस्लिम शामिल नहीं है। कट ऑफ डेट, ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके होने चाहिए। फायदा क्या मिला? इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन पर पासपोर्ट एक्ट या फॉरेनर्स एक्ट के केस नहीं चलेंगे। इनके लिए नेचुरलाइजेशन का समय 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। लेकिन सर, इसका विरोध क्यों हुआ? विरोध के 2 मुख्य कारण हैं। आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी। आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ है। मुस्लिम प्रवासियों जैसे म्यांमार के रोहिंग्या या पाकिस्तान के अहमदिया को क्यों छोड़ा गया? नॉर्थ ईस्ट का डर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को डर है कि इससे उनकी संस्कृति और डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसीलिए सरकार ने एग्जेम्पशंस यानी छूट दी है। 6th शेड्यूल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी इलाके इसमें शामिल नहीं है। इनर लाइन परमिट एरियाज, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ CAA लागू नहीं होगा। हाल ही में अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेक्शन 6A, जो असम समझौते से जुड़ा है, की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने माना कि असम की समस्या अलग थी, इसलिए वहां के लिए अलग कट ऑफ 1971 सही है। ये करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक है। राधिका, अब समय है परीक्षा का। मैं सवाल दागूंगा, तुम जवाब दोगी। ये रैपिड फायर राउंड है। तैयार हो? जी सर, तैयार हूँ। फर्स्ट, भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बन सकता है। एक बार नागरिकता मिलने पर इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। बताओ कौन सा सही है? सर, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि भारत में नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में नहीं। स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि नागरिकता छीनी जा सकती है। आंसर होगा 1 ओनली। करेक्ट। अब देखो प्रश्न 2।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए निवास की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष यानी 5 years। गुड। नेक्स्ट, नागरिकता कानून में संशोधन करने का अधिकार किसे है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. संसद, डी. सुप्रीम कोर्ट। सी. संसद, पार्लियामेंट, आर्टिकल 11 के तहत। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय होने पर वहां के लोगों को किस आधार पर नागरिकता मिली? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। गुड। अगला देखो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, यूके से। लास्ट वन, किस अनुच्छेद के तहत 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के प्रावधान लागू हुए? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये वो आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे आर्टिकल 394 के अनुसार। बाकी संविधान 1950 में लागू हुआ। अद्भुत राधिका, तुम्हारी तैयारी अब सही दिशा में है। तुमने न सिर्फ रटा है बल्कि समझा है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता निरंकुश हुई है, मानव की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लेकिन 1950 में भारत ने एक नया इतिहास लिखा। हमने अपनी सरकार को असीमित शक्ति नहीं दी, बल्कि हमने शक्ति दी। भारत के आम नागरिक के लिए हमने एक ऐसी लकीर खींची है जिसे सरकार भी पार करने की हिम्मत नहीं करेगी। उस लकीर का नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सर एक मिनट, ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। लेकिन सर सच कहूँ तो जब मैं लक्ष्मीकांत या बेयर एक्ट खोलती हूँ तो सब कुछ ऊपर से चला जाता है। राज्य की परिभाषा, विधि का मतलब और वो भारी भरकम केस लॉज, सब खिचड़ी बन जाता है। एग्जाम में याद ही नहीं रहता कि मेनका गांधी केस में क्या था और गोपालन में क्या। क्या आज हम इसे रटने के बजाय समझ सकते हैं? राधा, तुम्हारी समस्या इस देश के हर उस छात्र की समस्या है जो रट्टा मारकर एग्जाम क्रैक करना चाहता है। लेकिन याद रखना, यूपीएससी और आरपीएससी रटने वालों को नहीं, समझने वालों को चुनते हैं। आज हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, उसे जिएंगे। हम हर आर्टिकल का डीएनए टेस्ट करेंगे। और मेरी गारंटी है, इस सेशन के बाद अगर कोई तुम्हें नींद में भी उठाकर पूछेगा कि समानता का अधिकार क्या है, तो तुम उसे पूरा इंदिरा साहनी केस सुना दोगी। बस शर्त एक है, ध्यान यहां रखना, और जो ट्रिक्स मैं बताऊं उन्हें दिमाग में लॉक कर लेना। सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं। इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्या ये सामान्य कानूनी अधिकार नहीं हो सकते थे? क्योंकि ये संविधान में लिखे हैं। सिर्फ लिखा होना काफी नहीं है राधा। संविधान में तो आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार भी लिखा है, पर वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, इन्हें मौलिक कहने के 2 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत विकास की अनिवार्यता। ये किसी भी व्यक्ति के भौतिक यानी मटीरियल, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, नैतिक यानी मोरल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हैं। इनके बिना इंसान इंसान नहीं, बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। सेकंड, संविधान की सुरक्षा। इन्हें देश का सर्वोच्च कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड सुरक्षा देता है। सामान्य कानून को संसद आसानी से बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए विशेष बहुमत और कभी-कभी मूल ढांचे की दीवार को पार करना पड़ता है। सर तो क्या ये अधिकार हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे अमेरिका में नेचुरल राइट्स होते हैं? बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हो राधा। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हमने प्रेरणा वहीं से ली, लेकिन हमने उसे भारतीय रंग में ढाल दिया। हमारा संविधान निर्माताओं ने देखा कि भारत में विविधता बहुत है, जाति, धर्म, भाषा। इसलिए उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन पर युक्ति-युक्त निर्बंधन भी लगाए। मतलब आज़ादी है, पर मनमानी नहीं। हमारे संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से बाहर फेंक दिया। अब इसे याद करने के लिए मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। राधा, तैयार हो? जी सर, ट्रिक्स के बिना तो ये आर्टिकल्स याद ही नहीं होते। तो सुनो, इस वाक्य को याद कर लो। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। अब इसे डिकोड करते हैं। पहली है समता यानी इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। और तीसरी शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। चौथी धर्म यानी रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। पांचवी संस्कृति और शिक्षा यानी कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 से 30। और अंतिम है उपचार यानी रेमेडीज, आर्टिकल 32। वाह सर, ये तो एक लाइन में पूरा स्ट्रक्चर आ गया। समता ने स्वतंत्रता के लिए उपचार किया, याद हो गया। ये तो बस ट्रेलर है राधा, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रो टिप।
अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो तो तुम्हें आर्टिकल्स के साथ साथ उनके सब क्लॉजेज और अपवाद भी याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने टेस्ट क्यू ऐप पर विशेष संविधान वन लाइनर सीरीज डाली है। उसमें मैंने हर टॉपिक को तोड़ तोड़ कर समझाया है। क्लास के बाद उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी स्टेट रैंक भी पता चलेगी। और नोट्स की चिंता मत करना, वो सब मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। राधा, मान लो कल तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जाकर कहोगी कि मेरा आर्टिकल 19 आजादी का हनन हुआ है? हाँ सर, क्योंकि आजादी तो मेरा अधिकार है। और यहीं तुम फंस गईं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ सुरक्षा है, पड़ोसी के खिलाफ नहीं। अगर पड़ोसी रोकता है तो वो अपराध है, पुलिस के पास जाओ। लेकिन अगर सरकार रोकती है तो वो मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए संविधान सबसे पहले आर्टिकल 12 में ये बताता है कि ये राज्य है कौन। राज्य मतलब तो सरकार ही होगी ना, मोदी जी की सरकार या भजनलाल शर्मा जी की सरकार। सिर्फ इतना नहीं, आर्टिकल 12 का दायरा बहुत विशाल है। इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है भारत सरकार और संसद, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों शामिल हैं। दूसरा राज्य सरकारें और विधानमंडल, हर राज्य की सरकार। और तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज, तुम्हारी नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और अंतिम है अन्य प्राधिकारी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आर.डी. शेट्टी केस 1979 और अजय हासिया केस 1981 में कहा कि कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य के अभिकरण यानी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट के रूप में काम करती है, वो राज्य है। जैसे LIC, ONGC, सेल, गेल और यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सरकार के नियमों से चलती है तो वो भी कुछ हद तक राज्य के दायरे में आ सकती है। तो इसका मतलब अगर RPSC मेरे एग्जाम के साथ कुछ गड़बड़ करती है तो वो राज्य है और मैं सीधे रिट लगा सकती हूँ। बिल्कुल सही। RPSC एक संवैधानिक निकाय है और राज्य का हिस्सा है। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे मैं मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड कहता हूं, आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 साफ शब्दों में कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। अगर बनाती है तो वो कानून शून्य होगा। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। याद रखना, जुडिशियल रिव्यू शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आर्टिकल 13 उसकी आत्मा है। सर, यहाँ एक कन्फ्यूजन है। क्या संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी विधि है? क्या संसद संविधान बदलकर हमारे अधिकार छीन सकती है? राधा, तुमने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। यही तो वो सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच 24 साल तक युद्ध चला। चलो इस युद्ध को समझते हैं, क्योंकि यहां से UPSC और RPSC और सभी एग्जाम्स में भर भर के सवाल आते हैं। ऐतिहासिक मामला, केस शंकरी प्रसाद केस, वर्ष 1951। निर्णय, जजमेंट, संसद संविधान बदलकर मौलिक अधिकार छीन सकती है, संशोधन विधि नहीं है। ऐतिहासिक मामला, केस गोलकनाथ केस, वर्ष 1967। निर्णय, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया, कहा संशोधन भी विधि है, संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। ऐतिहासिक मामला, 24th संशोधन, वर्ष 1971। निर्णय, जजमेंट, संसद ने जवाब दिया हम कुछ भी बदल सकते हैं। आर्टिकल 13 और 368 में बदलाव किया। ऐतिहासिक मामला, केस केशवानंद भारती केस, वर्ष 1973। निर्णय, जजमेंट, इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब केशवानंद भारती केस ने संसद की मनमानी पर लगाम लगा दी। बिल्कुल, इसने तय कर दिया कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसे संविधान का रक्षक फैसला कहते हैं। और हाँ, आर्टिकल 13 के साथ 2 डॉक्ट्रिन्स यानी सिद्धांत याद रखना। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जैसे ग्रहण लगने पर सूरज छिप जाता है, वैसे ही अगर कोई पुराना कानून आज़ादी से पहले का मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो मरेगा नहीं, बस छिप जाएगा। और पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिलिटी, पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं, बस उस हिस्से को काट दो जो खराब है। ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए गोल्ड है राधा, इन्हें नोट कर लो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं समानता के किले में, अनुच्छेद 14 से 18। राधा, मैंने तुम्हें बताया था डाउट ट्रिक, याद है? जी सर। E इक्वालिटी बिफोर लॉ 14, D डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड 15, O अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट 16, U अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड 17, T टाइटल्स अबॉलिश्ड 18। शानदार। अब जरा गहराई में चलते हैं। आर्टिकल 14 2 बातें कहता है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश अवधारणा है।
इसका मतलब है कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक चपरासी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं क्योंकि ये राज्य को भेदभाव करने से रोकता है। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकी अवधारणा है। इसका मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। क्या एक करोड़पति और एक गरीब पर एक जैसा टैक्स लगाना सही है? नहीं सर, ये तो अन्याय होगा। बिल्कुल। इसीलिए हमारा संविधान सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है। यहीं से आरक्षण की नींव पड़ती है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है 15(3) और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी 15(4), 15(5). सर, और वो ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला क्या है? वो है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसने आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े। पहली बार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान केस 2022 में इसे सही ठहराया है। ये एग्जाम के लिए बहुत हॉट टॉपिक है। अब आते हैं आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी केस, ये सब इसी आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमते हैं। इंदिरा साहनी केस 1992। कोर्ट ने कहा आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर को बाहर रखना चाहिए। एम नागराज केस 2006, प्रमोशन में आरक्षण के लिए शर्तें लगाईं। राधा, क्या तुम्हें पता है राजस्थान में जो एमबीसी आरक्षण का मुद्दा है वो भी इसी संवैधानिक पेच का हिस्सा है? जी सर, इसीलिए तो पॉलिटी समझना इतना जरूरी लगता है। ये सब हमारी रोजमर्रा की खबरों में है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। ये इकलौता ऐसा अधिकार है जो आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट है, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी सी छुआछूत देश हित में है। संसद ने इसे लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST एक्ट 1989 बनाए हैं। और अंत में आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। अब कोई महाराजा राय बहादुर नहीं लगा सकता, लेकिन भारत रत्न या पद्मश्री मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में कहा कि ये उपाधियां नहीं, सम्मान है, लेकिन इन्हें आप अपने नाम के आगे पीछे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम आ रहे हैं संविधान की रीढ़ की हड्डी पर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 से 22 आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19। मूल संविधान में 7 तरह की आजादियां थीं, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) हट गया। राधा, 19(1)(a) से G तक का क्रम याद रखना सबसे मुश्किल होता है। चलो इसे कहानी से याद करते हैं। कल्पना करो एक भारतीय नागरिक की यात्रा। सबसे पहले उसने बोलने की हिम्मत की। 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति। जब बोला तो लोग इकट्ठे हो गए। 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन। इकट्ठे होकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया। 19(1)(c) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाना। ग्रुप बनाकर वे पूरे देश में घूमने निकले। 19(1)(d) आबाद संचरण। घूमते घूमते उन्हें एक जगह पसंद आ गई और वे वहीं बस गए। 19(1)(e) निवास। 19(1)(f) संपत्ति, गायब हो गया। अब बस गए हैं तो पेट भरने के लिए कुछ काम धंधा तो करेंगे ना। 19(1)(g) वृत्ति, उपजीविका या व्यापार। सर, ये तो कमाल की स्टोरी लाइन है। बोलना, इकट्ठा होना, संघ बनाना, घूमना, बसना, व्यापार करना। सीक्वेंस कभी नहीं भूलेगा। यही तो मान सर का मैजिक है। लेकिन रुको, आजादी मुफ्त नहीं है। हर आजादी पर एक लगाम है, जिसे हम युक्ति युक्त निर्बंधन कहते हैं। जैसे 19(1)(a) बोलने की आजादी पर 8 तरह की पाबंदियां हैं आर्टिकल 19(2) में। भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, डिफेमेशन, अपराध उद्दीपन। राधा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौशल किशोर केस में कहा है कि मंत्रियों के बोलने की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सिवाय इनके जो संविधान में लिखी हैं। सर, क्या इंटरनेट का अधिकार भी मौलिक अधिकार है? 100 तक का। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020, जम्मू कश्मीर इंटरनेट शटडाउन केस।
कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना 19(1) जी और विचार व्यक्त करना 19(1) ए मौलिक अधिकार है। इसे अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। और हां, चुप रहने का अधिकार भी 19(1) ए में शामिल है। इमानुएल केस, राष्ट्रगान वाला। राधा, अब हम जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं, वो मानवीय गरिमा का घोषणा पत्र है। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। सर, मैंने सुना है कि पहले इसका मतलब बहुत छोटा था, फिर बड़ा हो गया। बिल्कुल सही। ये एक यात्रा है, गोपालन से मेनका तक। ए.के. गोपालन केस 1950। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संकीर्ण नजरिया अपनाया। कहा अगर कानून बना दिया गया है तो सरकार जान भी ले सकती है, चाहे कानून कितना भी कठोर क्यों ना हो। मेनका गांधी केस 1978। ये टर्निंग पॉइंट था। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ कानून होना काफी नहीं है, वो कानून उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस फैसले ने भारत में अमेरिका की सम्यक विधि प्रक्रिया को जन्म दिया। और तब से आर्टिकल 21 एक जादुई पिटारा बन गया है। इसमें से नए नए अधिकार निकलते जा रहे हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुत्तास्वामी केस 2017। आधार कार्ड की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 9 जजों ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार है। अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, हादिया केस। गरिमा के साथ मरने का अधिकार, पैसिव यूथनेसिया, कॉमन कॉज केस 2018। स्वच्छ वातावरण, भोजन, नींद, बिजली सब कुछ जीवन के अधिकार में शामिल है। सर, ये तो बहुत पावरफुल है। क्या इमरजेंसी में भी ये खत्म नहीं होता? कभी नहीं। 44वें संशोधन 1978 के बाद आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। और आर्टिकल 20 को मत भूलना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 ढाले हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आज कानून बनाकर कल के अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। डबल जेपर्डी, एक अपराध की 2 बार सजा नहीं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसी वजह से पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत नहीं होता। और हां, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी बिना सहमति के नहीं हो सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। दोस्तों, ये केस लॉज, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, ये सब याद रखना आसान नहीं है, खास तौर पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे 1 लाइनर फैक्ट्स पूछते हैं। इसीलिए आपकी मदद के लिए मैंने टेस्ट क्यू ऐप डेवलप किया है। इसमें संविधान की एक टेस्ट सीरीज है जिसमें पिछले 20 सालों के पॉलिटी के सवाल टॉपिक वाइज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फ्री डेमो टेस्ट जरूर दें। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, मेरे वॉइस नोट्स और मोटिवेशनल सेशंस चाहते हैं, तो मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। लिंक नीचे टिकर में चल रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार और बेगार बंद, बंधुआ मजदूरी इसी से खत्म हुई। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। याद रखना, 2016 के बाल श्रम संशोधन अधिनियम ने इसे और सख्त कर दिया है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी काम में नहीं लगाए जा सकते, पारिवारिक मदद को छोड़कर। सर, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में हिजाब विवाद कहाँ फिट बैठता है? देखो राधा, आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपको अपना धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य धार्मिक प्रथा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत दिया है। कोर्ट देखता है कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं, राज्य जनता का पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। और आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, अल्पसंख्यक अधिकार 29-30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति। लेकिन ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, ये नागरिकों के किसी भी अनुभाग यानी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है।
यानी बहुसंख्यक भी अपनी भाषा बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। ये सिर्फ भाषाई, लिंग्विस्टिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को है। यहां बहुसंख्यक नहीं आ सकते। राधा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की गाड़ी दे दूं लेकिन उसका इंजन निकाल लूं, तो क्या वो गाड़ी किसी काम की है? नहीं। ठीक वैसे ही अगर संविधान तुम्हें तमाम अधिकार दे दे लेकिन उन्हें लागू कराने का तरीका न दे तो वे बेकार हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 तुम्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का पावर देता है अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आओ इन्हें टेबल से समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस को प्रस्तुत किया जाए टू हैव द बॉडी ऑफ। गैर कानूनी हिरासत से किसी व्यक्ति को मुक्त कराना, ये निजी और सरकारी दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। परमादेश यानी मैंडमस, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देना, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, मना करना, टू फोरबिड। ऊपरी अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है, सिर्फ न्यायिक निकायों के खिलाफ। उत्प्रेषण सर्श्योररी, प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड। निचली अदालत के फैसले को रद्द करना या केस अपने पास मंगाना। अधिकार पृच्छा को वारंटो, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की योग्यता की जांच करना। सर, क्या हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं? हाँ, आर्टिकल 226 के तहत। और मजे की बात बताऊं, रिट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी और आरपीएससी दोनों ने कई बार पूछा है। राधा, हमने पूरा किला फतह कर लिया है, अब वक्त है ये देखने का कि हमारे हथियार यानी ज्ञान कितने तेज हैं। हम 5 ऐसे सवाल करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड। प्रश्न 1 यूपीएससी 2021 आरएएस 2018 में आया था। निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस से ये उपयुक्त रूप से अर्थित होता है? ए. अनुच्छेद 14 और 42वें संशोधन के अधीन प्रावधान। बी. अनुच्छेद 17 और भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व। सी. अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। डी. अनुच्छेद 24 और 44वें संशोधन के अधीन प्रावधान। देखो राधा, निजता इज इक्वल टू प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब मेरी लाइफ मेरी मर्जी। ये सीधे आर्टिकल 21 जीवन से जुड़ता है। पुट्टास्वामी केस याद करो, ऑप्शन सी में साफ लिखा है अनुच्छेद 21। बाकी ऑप्शंस देखो, आर्टिकल 14 समानता, 17 छुआछूत, 24 बाल श्रम। इनका सीधा लिंक प्राइवेसी से नहीं है। सही उत्तर सी यानी अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। प्रश्न 2 यूपीएससी 2021 में आया था। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए. विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी. विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सी. मौलिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। डी. न तो मौलिक अधिकार है न ही विधिक अधिकार। हमें पता है कि 44वां संशोधन यानी 1978 ने इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया, तो सी और डी गलत। अब बचा ए और बी। क्या कोई विदेशी भारत में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, कानूनी प्रक्रिया से। और संविधान का आर्टिकल 300A कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। पर्सन मतलब नागरिक प्लस विदेशी। सर, सही उत्तर तो बी होगा सर। बिल्कुल। प्रश्न 3 विवाह का अधिकार यूपीएससी 2019। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 25, डी. अनुच्छेद 29। ये हादिया केस से सीधा सवाल है। शादी करना जीवन का एक निजी फैसला है, गरिमा के साथ जीने का हिस्सा है। और गरिमा कहाँ है? आर्टिकल 21 में। सही उत्तर है बी। प्रश्न 4 आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मॉडल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है? ए. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। बी. राजस्थान लोक सेवा आयोग। सी. बीसीसीआई। डी. बरकतुल्ला खान विश्वविद्यालय।
JVVNL सरकार की एजेंसी है, RPSC संवैधानिक निकाय है, विश्वविद्यालय वैधानिक निकाय है, लेकिन BCCI जी टेलीफिल्म्स केस 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि BCCI राज्य नहीं है क्योंकि ये प्रशासनिक रूप से या आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर नहीं है। हालांकि अभी विधि आयोग इसे RTI के तहत लाने की बात कर रहा है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये राज्य नहीं है। सर सही उत्तर तो सी होगा फिर तो सर। बिल्कुल। प्रश्न 5 रिट अधिकार UPSC RAS कॉमन निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? वी कमांड। A बंदी प्रत्यक्षीकरण, B परमादेश, C अधिकार पृच्छा, D उत्प्रेषण। लैटिन शब्दों को याद करो। मैंडमस का मतलब है मैंडेट या कमांड। सही उत्तर है B परमादेश। तो राधा और मेरे सभी दोस्तों, ये था मौलिक अधिकारों का पूरा सिनेमा। याद रखना, अधिकार वो नहीं जो कोई तुम्हें खैरात में दे। अधिकार वो हैं जिन्हें तुम्हें जानना है, समझना है और वक्त आने पर उनकी रक्षा करनी है। संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है, ये एक आम आदमी का हथियार है। सर, कभी-कभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की सिसकियां और उम्मीदें हैं जो आज भी भूखे पेट सोते हैं। जब मैं आर्टिकल 38 या 39 पढ़ती हूँ तो मुझे एग्जाम का सिलेबस नहीं दिखता। मुझे वो मजदूर दिखता है जो दिन भर ईटेट होता है। मुझे वो बच्चा दिखता है जिसे स्कूल जाना चाहिए था लेकिन वो चाय की दुकान पर बर्तन धो रहा है। क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने जो सपना देखा था वो सिर्फ पन्नों में ही रह गया है, या वाकई में एक ऐसा कल्याणकारी राज्य संभव है जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई खत्म हो जाए? आराध्या, तुमने आज वो बात कह दी जो एक सिविल सर्वेंट के दिल में होनी चाहिए। दर्द महसूस करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तुम सही कह रही हो, ये सिर्फ किताब नहीं है। भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP हमारे संविधान की आत्मा है, जैसा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये वो चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है, लेकिन इसका मूल्य कभी कम नहीं होता। आज की ये क्लास सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। आज हम उस भारत को जानेंगे जिसे गांधी जी ने अपनी प्रार्थनाओं में और अंबेडकर जी ने अपने तर्कों में बुना था। और वादा है मेरा, इस क्लास के खत्म होने तक तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो लाचारी के नहीं, गर्व के होंगे। लेकिन आराध्या, भावुकता के साथ साथ हमें रणनीति भी चाहिए, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठकर ही तुम इन आंसुओं को पोंछ पाओगी। और उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता इन आर्टिकल्स यानी 36 से 51 से होकर गुजरता है। तुम्हें पता है, UPSC 2020 के प्रीलिम्स में सीधा सवाल था कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। जवाब यही DPST था। RPSC RAS 2018 और 2021 दोनों में यहां से सीधे आर्टिकल पूछे गए। जी सर, मैंने देखा है। यहाँ तक कि RPSC, RSSB, SSC CGL 2022 और रेलवे NTPC में भी आर्टिकल्स के सीधे मिलान वाले प्रश्न आए थे। मतलब ये चैप्टर स्कोरिंग है? स्कोरिंग नहीं, ये गेम चेंजर है। अगर किसी ने संविधान का ये हिस्सा छोड़ दिया तो समझो उसने अपनी वर्दी या अपनी पोस्ट को खुद से दूर कर दिया। और आज हम इसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों। और जो भी स्टूडेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, क्योंकि मान एजुकेशन के इतिहास की ये सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी आपको कहानियों की तरह याद हो जाए तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा लो। ये कोई आम क्लास नहीं है, ये आपके सिलेक्शन का वो मिसिंग पीस है जिसे आप ढूंढ रहे थे। आराध्या, मुझे एक बात बताओ, तुम अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ती हो? हाँ सर, और मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब स्टूडेंट्स क्लास तो पूरी देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन एक लाइक या छोटा सा कमेंट नहीं करते। दोस्तों, सर हमारे लिए रात रात भर जागकर कंटेंट बनाते हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, तो प्लीज अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। बहुत खूब। चलो अब शुरू करते हैं भारत के नवनिर्माण की कहानी। आराध्या, मान लो तुम्हें घर बनाना है। फंडामेंटल राइट्स उस घर की नींव है जो तुम्हें अभी मिल चुकी है, लेकिन DPSP उस घर का नक्शा है कि भविष्य में ये घर कैसा दिखना चाहिए। संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। अच्छा बताओ, हमने ये विचार किस देश से उधार लिया? सर, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आयरलैंड ने इसे स्पेन से कॉपी किया था। ये प्रश्न UPPSC प्री 2017 और RPSC 2019 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, शाबाश। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? ये SSC CHSL 2020 का प्रश्न है।
उन्होंने इसे संविधान की अनोखी विशेषता यानी नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। परफेक्ट। अब आते हैं पहले आर्टिकल पर। आर्टिकल 36 बहुत सीधा है। ये कहता है कि इस भाग के लिए राज्य यानी स्टेट का वही अर्थ है जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में दिया गया है। मतलब वही केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और अन्य प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटीज। बिल्कुल सही। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे और शब्द आएगा राज्य ये करेगा, तो इसका मतलब है भारत सरकार, राजस्थान सरकार, जयपुर नगर निगम या यहां तक कि बिजली बोर्ड भी, ये सब राज्य है। सिंपल मीनिंग, स्टेट इक्वल्स टू सेम एज आर्टिकल 12। कीवर्ड डेफिनेशन यानी परिभाषा। ट्रैप। अक्सर छात्र सोचते हैं कि डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा अलग होगी, लेकिन ये 100% सेम है। अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जहां से आरपीएससी एसआई 2021 में प्रश्न आया था। अब आता है इस पूरी कहानी का विलेन और हीरो दोनों, आर्टिकल 37। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारी रामदीन काका वाली समस्या की जड़ यही है। ये आर्टिकल दो बातें साफ साफ कहता है। ये प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें पूरा न करे तो तुम कोर्ट जाकर, जैसे हम अभी यहां बैठे हैं, जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकती। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये तत्व देश के शासन में मूलभूत यानी फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वही तो सर, अगर कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकता तो ये तो दंतहीन बाघ हुआ ना। केटी शाह ने इसे कहा था एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर है, यानी अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली व्हेन रिसोर्सेज परमिट। शाबाश, तो है केटी शाह का कोट याद है। लेकिन टीटी कृष्णमाचारी ने इसे भावनाओं का कूड़ेदान यानी वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा था। पर रुको, सिक्के का दूसरा पहलू देखो। आर्टिकल 37 सरकार के हाथ नहीं बांधता, बल्कि उसकी अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस को जगाता है। सरकार कोर्ट से बच सकती है, लेकिन इलेक्टोरेट से नहीं। हर 5 साल बाद उन्हें जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये लीगल फोर्स नहीं, बल्कि मॉरल और पॉलिटिकल फोर्स रखता है। अच्छा, मतलब कोर्ट डंडा नहीं मार सकता, लेकिन जनता वोट की चोट से डंडा मार सकती है अगर डीपीएसपी का पालन ना हो। बिल्कुल सटीक। कीवर्ड्स याद रखना, नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ड्यूटी ऑफ स्टेट। एक लाइन में बोलें तो कोर्ट में केस नहीं कर सकते, पर सरकार को काम करना ही पड़ेगा। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं तुम्हारा बेस कितना मजबूत हुआ। प्रश्न 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है? ए आर्टिकल 36, बी आर्टिकल 37, सी आर्टिकल 38, डी आर्टिकल 32। सर ऑप्शन बी आर्टिकल 37, क्योंकि 36 में तो परिभाषा है। गुड। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा कहा था? ए बी आर अंबेडकर, बी के एम मुंशी, सी केटी शाह, डी ग्रेनविल ऑस्टिन। सर अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शन सी केटी शाह। संविधान में इनका कोई औपचारिक वर्गीकरण यानी फॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम अपनी समझ और एग्जाम के लिए इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। समाजवादी, जो समानता और समाजवाद की बात करते हैं। गांधीवादी, जो बापू के सपनों यानी ग्राम स्वराज, नशा मुक्ति पर आधारित है। और उदार बौद्धिक, जो आधुनिकता और पश्चिमी विचारों पर है। अब हम एक एक करके इनकी गहराइयों में उतरेंगे। तैयार हो? बिल्कुल सर, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम आते हैं उस आर्टिकल पर जो भारत को एक वेलफेयर स्टेट घोषित करता है। ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। आर्टिकल 38 के 2 हिस्से हैं। 38(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में शामिल हो। 38(2) इसे 44th अमेंडमेंट 1978 से जोड़ा गया था। राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। सर ये तो प्रियम्बल जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। प्रस्तावना में जो न्याय का वादा है उसे हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आर्टिकल 38 की है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, भारत सरकार की मनरेगा योजना या आयुष्मान भारत, ये सब क्यों है? ताकि आर्थिक असमानता कम हो और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले। ये आर्टिकल 38 का ही प्रैक्टिकल रूप है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आर्टिकल 38 अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने वाला पुल है? 100%। कीवर्ड्स याद रखना, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इनइक्वालिटीज, असमानताएं, जस्टिस, न्याय। निमोनिक 38 का 3 और 8 देखो।
अगर 8 को बीच से काट दो तो 2 बराबर गोले बनते हैं, 0 और 0, मतलब इक्वालिटी लाने की कोशिश। एक सवाल हो जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया जो आय की असमानता को कम करने की बात करता है? ए 42nd अमेंडमेंट 1976, बी 44th अमेंडमेंट 1978, सी 86th अमेंडमेंट 2002, डी 97th अमेंडमेंट 2011। सर, आपने बताया था जनता पार्टी सरकार के समय हुआ था ये। ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट 1978। एक्सेलेंट। अब रुको, यहाँ तक हमने 36, 37, 38 कवर कर लिए। अब वक्त है एग्जाम पैटर्न स्विच का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम अलग अलग आयोगों के दिमाग में घुसेंगे। चाय की चुस्की के साथ अब हम उस आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं जो समाजवाद का असली चेहरा है। ये आर्टिकल इतना बड़ा और विस्तृत है कि इसे डीपीएसपी की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। आर्टिकल 39 कोई एक लाइन नहीं है, ये 6 वादों का एक बंडल है, ए से लेकर एफ तक। इसे याद रखने के लिए हम एक छोटी सी कहानी बनाएंगे। कल्पना करो एक परिवार की। 39A, जीविका के पर्याप्त साधन, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? रोटी कमाने का जरिया। ये सभी नागरिकों, पुरुष और महिला, समान रूप से के लिए है। कीवर्ड याद रखो, लाइवलीहुड यानी जीविका। 39B, भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। जब कमाई होने लगी तो संसाधन जैसे जमीन, कोयला, स्पेक्ट्रम, ये किसी एक की तिजोरी में बनना हो, बल्कि सबका भला हो। कीवर्ड याद रखो, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन यानी संसाधन वितरण। 39C, धन के संकेंद्रण पर रोक, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। संसाधन बढ़ गए, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा पैसा अंबानी अडानी, सिर्फ उदाहरण के लिए, के पास ही जमा हो जाए। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि धन एक जगह इकट्ठा ना हो। कीवर्ड याद रखो, नो कॉन्सेंट्रेशन यानी संकेंद्रण नहीं। सर, एक मिनट, 39B और 39C तो बहुत पावरफुल हैं। क्या ये वही आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 19 पर भी भारी पड़ते हैं? ब्रिलियंट, तुमने आर्टिकल 31C का रेफरेंस पकड़ लिया। बिल्कुल सही। 25th अमेंडमेंट 1971 के बाद से अगर सरकार आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी या 19 फ्रीडम का उल्लंघन करता है। समाज का भला, कम्युनिटी गुड, व्यक्ति के भले, इंडिविजुअल राइट से ऊपर है। समझ गई, आगे बढ़े। 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो सैलरी भी एक जैसी होगी। कीवर्ड इक्वल पे यानी समान वेतन। 39E, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, यानी कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। मजदूरों की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, बच्चों से उनकी उम्र के खिलाफ काम ना कराया जाए। कीवर्ड याद रखना, हेल्थ ऑफ वर्कर्स यानी श्रमिकों का स्वास्थ्य। 39F, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, बच्चों को गरिमामय वातावरण मिले। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा बदला गया था ताकि बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। कीवर्ड याद रखना, चिल्ड्रन डेवलपमेंट यानी बाल विकास। सर, इसे याद रखने की ट्रिक बता दीजिए, ये ABCD मिक्स हो जाता है। LRCPHC, लाइवलीहुड A, रोटी, रिसोर्सेज B, संसाधन, कॉन्सेंट्रेशन C, जमाखोरी नहीं, पे D, वेतन, हेल्थ E, सेहत, चिल्ड्रन F, बच्चे। लाइफ में रिसोर्सेज कलेक्ट करके कॉन्सेंट्रेट मत करो, पे लो, हेल्थ बनाओ और चिल्ड्रन का ध्यान रखो। ये बढ़िया है, लाइफ में रिसोर्सेज याद रहेगा। अब एक प्रश्न देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? A, मौलिक अधिकार, B, राज्य के नीति निदेशक तत्व, C, मौलिक कर्तव्य, D, आर्थिक अधिकार। ये 39D है, तो B, राज्य के नीति निदेशक तत्व। गुड आराध्या, अब आ गया वो आर्टिकल जिसके लिए तुम सुबह से परेशान हो, तुम्हारी कहानी का हीरो, आर्टिकल 39A। 39A, ये 39 का हिस्सा नहीं है? नहीं, जहां भी कैपिटल लेटर देखो समझ जाओ ये अमेंडमेंट से आया है। इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये आर्टिकल कहता है, 1, राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था ऐसी हो कि सबको समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर न्याय मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई नागरिक गरीबी या किसी अन्य कमजोरी के कारण वकील नहीं कर सकता तो राज्य उसे निःशुल्क विधिक सहायता देगा। मतलब रामदीन काका को वकील मिलना सरकार की दया नहीं, बल्कि संविधान का निर्देश है। बिल्कुल, और इसी आर्टिकल को लागू करने के लिए सरकार ने नालसा एक्ट 1987 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया। आज जो तुम लोक अदालतें देखती हो वो इसी 39A की देन है।
स्टूडेंट्स, इसे 39 में ही मान लेते हैं। याद रखना ये 39A है, अलग आर्टिकल है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? A 42nd अमेंडमेंट, B 42 अमेंडमेंट, C 86th अमेंडमेंट, D 97th अमेंडमेंट। B 42 अमेंडमेंट 1976। सर, अब मुझे लग रहा है कि मैं रामदीन काका के लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकती हूँ नालसा का हवाला देकर। यही तो पावर है नॉलेज की। लेकिन अभी रुको, सफर लंबा है। तुम्हें इन आर्टिकल्स की इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि नींद में भी कोई पूछे तो सही जवाब निकले। और प्रैक्टिस के लिए आराध्या, तुम ये सारे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स इतनी आसानी से कैसे याद रख पा रही हो? 39A, 42 अमेंडमेंट, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, सच बताऊं तो पहले मुझे भी सब मिक्स हो जाता था। फिर मैंने टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड किया। वहाँ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है ना, उसमें पॉलिटी के सेक्शन में डीपीएसपी के ऐसे प्रश्न डिजाइन किए गए हैं कि एक बार टेस्ट देते ही सब याद हो जाता है। और सर, सबसे बड़ी बात, टेस्ट क्यू ऐप पर जो वन लाइनर पीडीएफ है वो तो रामबाण औषधि है। उसमें लिखा था कि 39A कब जुड़ा और मैंने बस एक बार पढ़ा और दिमाग में छप गया। आरपीएससी और आरएसएसबी के पिछले एग्जाम्स में 90% से ज्यादा प्रश्न उसी ऐप के कंटेंट से आए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने खुद उस ऐप का कंटेंट चेक किया है। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। टेस्ट क्यू ऐप पर रोज फ्री क्विज भी होती है। ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। अगर आप सच में सीरियस हैं तो क्लास के बाद प्ले स्टोर पर जाना और टेस्ट क्यू डाउनलोड जरूर करना। वहां से वन लाइनर पीडीएफ लेकर रट डालना। एग्जाम में सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। हाँ दोस्तों, और वो भी बहुत कम कीमत में। लगभग एक चॉकलेट की कीमत में पूरा खजाना मिल रहा है वहाँ। अब शहर से निकलो और गांव की तरफ चलो। गांधी जी का सपना, आर्टिकल 40, ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार दे कि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। लेकिन सर, पंचायतें तो अब संवैधानिक हो गई है ना? सही कहा। 1992 तक ये सिर्फ आर्टिकल 40 में एक सपना था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट 1992 ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब आर्टिकल 40 वो बीज था जो बाद में 73rd अमेंडमेंट बनकर वटवृक्ष बना। कीवर्ड याद रखना, विलेज पंचायत्स, ग्राम पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत। आर्टिकल 40 यानी 40 और 0, 0 से ओ, ओपिनियन यानी गांव के लोगों का ओपिनियन यानी पंचायत, या 40 एली बाबा और 40 चोर नहीं, यहाँ 40 पंच है। अब एक प्रश्न देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और पंचायतों के गठन की बात करता है? ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 41, सी आर्टिकल 42, डी आर्टिकल 43। ए आर्टिकल 40, ये तो ऑल टाइम फेवरेट सवाल है आयोग का। अब मान लो कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है या बेरोजगार है, क्या राज्य उसे ऐसे ही छोड़ देगा? आर्टिकल 41 कहता है नहीं। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर ये प्रयास करेगा कि नागरिकों को काम मिले, शिक्षा मिले, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की स्थिति में लोक सहायता मिले। सर, जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या विकलांग पेंशन मिलती है वो इसी आर्टिकल से आती है? बिल्कुल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इसका क्लासिक उदाहरण है। कीवर्ड्स वर्क यानी काम, एजुकेशन यानी शिक्षा, पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता। निमोनिक 41, 4 और 1, 4 for 1, सरकार हर एक बेसहारा की मदद करेगी। अब एक और प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व बुढ़ापे और निशक्तता में आर्थिक सहायता से संबंधित है? ए आर्टिकल 42, बी आर्टिकल 41, सी आर्टिकल 40, डी आर्टिकल 39। आर्टिकल 41 सही है ना सर? बिल्कुल। आर्टिकल 41 में काम तो मिल गया, लेकिन काम कैसा हो? ऐसा तो नहीं कि जानवरों की तरह काम कराया जाए। आर्टिकल 42 दो चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, काम की दशाएं यानी कंडीशंस ऑफ वर्क न्याय संगत और मानवोचित यानी ह्यूमेन होनी चाहिए। एसी नहीं तो कम से कम पंखा और पीने का पानी तो हो। दूसरा, प्रसूति सहायता यानी मैटर्निटी रिलीफ, महिलाओं को प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय छुट्टी और सहायता मिले। सर, जो मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 है या अभी जो 26 हफ्ते की पेड लीव मिलती है वो यहीं से है? बिल्कुल। सोचो, अगर ये आर्टिकल ना होता तो शायद प्राइवेट कंपनियां गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकाल देती। ये आर्टिकल महिलाओं के अधिकारों का रक्षक है। कीवर्ड्स याद रखो, ह्यूमेन कंडीशंस यानी मानवोचित दशाएं, मैटर्निटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता, 42 यानी 4 2 प्रसूति सहायता दो लोगों के लिए होती है, माँ
और बच्चा फॉर टू इज इक्वल्स टू आर्टिकल 42। एक प्रश्न देखो, महिलाओं को प्रसूति अवकाश यानी मटर्निटी लीव देने का आधार कौन सा अनुच्छेद है? ए आर्टिकल 41, बी आर्टिकल 42, सी आर्टिकल 43, डी आर्टिकल 44। 42 यानी बी आर्टिकल 42। अब काम मिल गया 41, काम की जगह अच्छी हो गई 42। अब बात करते हैं पैसों की यानी वेजेस। आर्टिकल 33 कहता है कि